हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? आज की इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आज इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जनरली क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आपसे पूछता रहता है कि एंगुलर मोमेंटम, नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड, इन सब पे प्रोपोसिटी क्या बोलता है? बोल देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के या इनवर्सली एन पे डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे दर्जनों क्वेश्चन, ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आज वही प्रोपोसिटी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूसली अब वीडियो को देखते रहना। रियल में एक कहीं 4-5 मिनट का वीडियो, रियल में कहीं गेम चैलेंजिंग वीडियो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटम में जो प्रोपोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुझे मालूम है नील बोहर्स क्या बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पहले रदरफोर्ड बताए थे, रदरफोर्ड थे इन्हीं के टीचर। ओके, तो वो बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी का लॉसेज होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मैक्सवेल क्या बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, जब चार्ज क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉसेज होगा। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव भी क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग का जो थ्योरी माना जा रहा है वो बोहर थ्योरी माना जाए। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई को होगा। तो एक तो रिजल्ट यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बेटा, जो और पूछा भी है, एंगुलर मोमेंटम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर, इनवर्सली, तामझाम ऐसे बना सकता है। तो एक तो रिजल्ट डायरेक्ट साहब से मिल रहा है। एल को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब देखते हैं। अब अच्छा, और ये भी मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक में कहीं भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो बाहर की तरफ रेडिली आउटवर्ड एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, mv² अपन इतना लगता है। और अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों क्या है, बैलेंस है, ना इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है ना बाहर, इसका मतलब बैलेंस है। तो यहाँ से हम लोग लिखे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखते हैं, और mv², दोनों को बैलेंस कर दो, mv²/r इक्वल टू क्या लिखेंगे, k। और चार्ज का प्रोडक्ट क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, k q1 q2/r²। तो यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और निगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। चार्ज का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, एक हो गया, प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के उतना इक्वल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, और कितने इसमें प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या है, नंबर। तो ये है एटॉमिक नंबर, उसी का प्रोडक्ट का स्क्वायर हो रहा है। ये चेक करो क्या कैसे लिखा गया बेटा, क्या यही होगा क्या, k q1 q2/r²। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब r देख कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट कर दो बेटा। और जो v² है, दो बार में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, mvr इसको लिख दिया, इंटू v इक्वल टू kze का स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बस ऐसे ही लिखना है बेटा। अब देखो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल पूछता है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका वेलोसिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या डिपेंडेंसी होगा, वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा समझना, फर्स्ट इक्वेशन से ऑलरेडी हम लोग के पास आ चुका है, mvr किसके इक्वल होगा बेटा, n h/2 पाई। तो इसका वैल्यू रखते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल n h/2 पाई। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, इनटू वेलोसिटी v, तो kze का स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा। और वेलोसिटी मिल गया बेटा kze का स्क्वायर, और an अपना नीचे आ जाएगा, और 2 पाई ऊपर गया, और h ये आ गया। तो ये पूरा वैल्यू आ चुका है वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से बेटा, क्या ये जो डॉटेड के अंदर लिखा हूँ क्या है, क्या कांस्टेंट, क्या ये देखो 2 पाई लिखा है, 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही बनेगा, क्या ये पूरा अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोपोसिटी के अलावा लिखा हूँ क्या वो पूरा अपना कांस्टेंट है क्या। तो एक तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया बेटा। बोल सकता है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एक प्रोपोर्शनल यहाँ से बन रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो देखो कैसे निकल रहा है।
तो फर्स्ट इक्वेशन से एम वी आर का मल्टीपल क्या है बेटा, एन एच अपान 2 पाई के इक्वल है। तो एम वी आर, वी के प्लेस में हम लोग वैल्यू रखते हैं, एम ऐसे ही लिखते हैं, वी के प्रपोस्टी केवल मुझे देखना है, तो पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, एम वी जेड, वी के जगह पे जेड अपान में आर ऐसे लिखो, ओके। और जेड के प्लेस पे क्या लिखना है, वेलोसिटी के प्लेस पे जेड बाई नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट एन हो गया, और आर इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एन है। इस इक्वेशन से अगर मैच कराए, प्रपोस्टी ध्यान देना है, प्रपोस्टी मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, एन स्क्वायर अपान जेड के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। तो ऐसे बोल दे क्या बेटा, अगर ग्राउंड स्टेट में रेडियस इतना है तो सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, तो यही से आ जाएगा। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलने वाला है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया। जितने मैं बॉक्स बना रहा हूँ बेटा, वो अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है। इसमें बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकली टफ नहीं आते, यही प्रपोस्टी पूछता है, टफ प्रपोस्टी ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से आ चुका है वेलोसिटी, रेडियस और ऑर्बिट। अब नेक्स्ट निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, उसका टाइम पीरियड भी होगा क्या। तो टाइम पीरियड को हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, डिस्टेंस अपान 2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, 2 पाई आर अपान वेलोसिटी, यही तो होगा। अच्छा, रेडियस कर्वेचर का हम लोग प्रोपोर्शनली निकाल चुके हैं, अब टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनली निकालने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एन स्क्वायर अपान जेड है, एन स्क्वायर अपान में जेड है, एन स्क्वायर अपान जेड हो गया। ये रेडियस अपान में वेलोसिटी था, अपान में, और वेलोसिटी हम लोग का आ चुका है, एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, और वेलोसिटी है बेटा जेड बाई एन। क्या ऐसे ही है क्या। अब देखो टाइम पीरियड जो आ गया बेटा, वो देखो ध्यान से, एन क्यूब अपान जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ ऑर्बिट के नंबर, एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनल मिला, ओके। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्यूब चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछ दिया बेटा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर बोला जाए फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनली पूछे जाए फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिखोगे बेटा, बोलो जेड स्क्वायर अपान में एन क्यूब होगा। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन में चेक करो फ्रीक्वेंसी पूछा है कि टाइम पीरियड, और ये प्रपोस्टी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जब बैठे रहोगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा, तो यहाँ पे भूल सकते हो। और थोड़ा अपने आप को कंसेप्चुअली भी डील करते रहो, कैसे आ रहा है। सपोज दैट एग्जाम में आपको याद नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपके पास कुछ मेथड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ से एक मिल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर पूछ दिया एंगुलर जो वेलोसिटी है वो किस पे प्रपोस्टी होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ चुके हो बेटा, 2 पाई एफ ही होता है, 2 पाई अपान टी भी लिखते हो, तो 1 अपान टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। तो ध्यान से देखो 2 पाई एफ, वो भी आप बोल सकते हो, जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। तो यहाँ से देख लो बेटा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सब तो अपने आप से रिलेट कर सकते हो, ये जो रिजल्ट लिखे हो ये अपने आप से ऐसे रिजल्ट हो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे में समेट सकते हो, इसको कंसेप्ट है, इधर समझना, ओके। अब इसके आगे और भी डेटा है, अब रही बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, और आपको मालूम है जब फ्लो रेट ऑफ चार्ज ही क्या होता है बेटा, करंट। तो करंट का भी प्रोपोर्शनलिटी इसमें देख लेते हैं, सब एक साथ ही समेट लेते हैं यहाँ पे। तो करंट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज है इलेक्ट्रॉन अपान में टाइम पीरियड, ओके। क्या ऐसे ही होगा क्या। तो करंट जो लिखोगे बेटा, करंट जो है अपना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, टाइम पीरियड के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, तो क्या हो रहा है, चार्ज एक तरह से मोशन कर रहा है, तो जो करंट में प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1/t है, जस्ट लाइक ऐसे समझ लो कि इस करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, EF लिख सकता। अच्छा, कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फैक्ट, कहीं ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स से, जैसे बोल दिया फ्रिक्वेंसी इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्वेंसी इतना है, करंट क्या हो, तो यहाँ से निकाल सकते हो। EF ही अपने आप में क्या होता है बेटा, करंट। अच्छा, फ्रिक्वेंसी पे प्रोपोर्शनलिटी आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो करंट होगा बेटा एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपान एन क्यूब के इन्वर्सली होगा, और एन क्यूब के 1 अपान एन क्यूब के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली किसके होगा, एन क्यूब के। तो यहाँ से ये रिलेशन बन गया, इसी से ऐसा रिलेट कर सकते हो। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, अब करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट एक सपोज दैट चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज जब फ्लो करेगा बेटा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ये ऑलरेडी आप मानते हो, ये आप पढ़ भी चुके हो मैग्नेटिक इफेक्ट में। अब रही बात ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है और या चार्ज से जो करंट आए, इससे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक का प्रोपोर्शनलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी। तो देखो ये जो चार्ज है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट जो करंट फ्लो कर रहा है ऑर्बिट में, और करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई अपान में 2r। क्या यही होता है क्या बेटा चेक करो, क्या यही होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर क्वायर के अंदर, करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। अब ये इसी में वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, समझना ध्यान से। आई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, अब प्रोपोर्शनलिटी कैसे रखना है वो समझना है। एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको आप पकड़ते रहो बेटा। तो यह आई को पहले लिख रहा हूँ, तो जेड स्क्वायर अपान में क्या होगा, एन क्यूब होगा, और रेडियस की इन्वर्सली है। अब ये रेडियस ऊपर जाएगा तो जेड इसका वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, 1 अपान में लिखेंगे तो ये चला जाएगा, एक क्यूब बन गया बेटा, और यहाँ पे क्या बन गया, एन की पावर 5। चेक करो क्या ये जो प्रोपोर्शनलिटी में लिखा क्या सही है क्या, आई अपान आर है बेटा, और जो आई ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अपान में क्या है, एन स्क्वायर अपान जेड, जेड ऊपर जाएगा तो अब मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जेड क्यूब होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्या प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो क्या यहाँ से कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं, बोलो यस या नो। अब निकालते हैं हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा क्योंकि चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में हो, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है के क्यू अपान में आर स्क्वायर, तो इसमें वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेलोसिटी चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ओके, अब हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है बेटा, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। क्या यही है क्या, क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई भी लिख सकते हो, के क्यू ई। अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर स्क्वायर। अच्छा है, आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका इन्वर्सली जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो क्या ये बनेगा, क्या स्क्वायर भी करना है इन्वर्सली, जेड स्क्वायर अपान में जेड स्क्वायर अपान में स्क्वायर करो एन की पावर 4, एन की पावर 4 क्या है चेक करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, इन सब पे प्रोपोर्शनलिटी सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ये पूरा जो लिस्ट है बेटा, वो दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन एक ही कंटेंट में आपको मिलने वाला है, एक ही कंसेप्ट। तो एक बार इसको लिखें और समझने की कोशिश करें, सब कुछ इसमें डिस्कस कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी ही पूछता है बेटा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछते रहते हैं, तो चांसेज है इसके आने का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांसेस रहता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करूंगा, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड होगा। बट ये प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरी से रिलेटेड है, और क्वेश्चन भी ऐसे बनते रहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि जो वेलोसिटी है इस पे क्या प्रोपोर्शनलिटी बनेगा, या बोल देगा कि इस ऑर्बिट में इतना वेलोसिटी है तो इस ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगा। तो ये आपको डेटा मालूम होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके आप रेशियो का फार्मूला भी बना सकते हो। जैसे क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हो V2 अपान V1, इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, Z2 अपान में AN2 इंटू क्या लिखोगे, AN1 अपान में Z1, ऐसे फार्मूला बन गया। तो बोल देगा कि इतने एटॉमिक नंबर है, इतने ऑर्बिट में इतना बन रहा है, एटॉमिक नंबर सेम बोल दिया। तो यहाँ यही इसी से सब डिराइव हो रहा है बेटा। तो एक बार इसको आप सोचो और समझो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी है, और प्रोपोर्शनलिटी अब एक अब एग्जाम में आपको तो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज की डेटा बहुत है, कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको टेक्निकली आप रिलेट करो, आप ऐसे रिलेट कर लो कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के इक्वल होता है, तो वहाँ से ऐसे रिलेट करना। और एक आप क्या करना है कि उसका फ्री बॉडी बना के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करके थोड़ा 2-3 बार कुछ करेंगे तो आपको कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर किया। और कोई डाउट हो इससे तो ज़रूर से ज़रूर आप उसमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।